इक्विवेलेंट टू ए स्प्रिंग ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट। लोगों को क्वेश्चन में करवा रहा था, उसको एक बार और देख लेते हैं। ठीक है, तो पहली बात तो मैंने जितना सोचा उसमें ये पता चला मुझे कि द रॉड इज लोडेड विद मास m। तो यहाँ पे रॉड का मास जो है वो निगलेक्ट करा गया है पहली बात, अदरवाइज इसका आंसर कुछ और ही होगा। क्योंकि रॉड का मास अगर है तो स्प्रिंग का अगर मास होता है तो उस स्प्रिंग का मास जो है वो मेन मास में 1/3 जुड़ जाता है। ठीक है ना, तो वो मैं आपको अभी करवा भी दूंगा ये क्वेश्चन। दूसरी बात, जैसे मैंने बताया था रॉड इज इक्विवेलेंट टू ए स्प्रिंग ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट YA अपॉन L, ये तो बात हुई थी हमारी ना। यहाँ पे और अच्छा ये रहेगा कि लॉन्गिट्यूडिनल डिस्टेंस को माइनस का लगा लो, तो उससे क्या होगा कि आप ये भी बता पाओगे कि F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस डेल्टा L। इससे पता चल रहा है हुक्स लॉ को फॉलो कर रहा है ना। और बाकी जो मैं पहले कह रहा था ना वही बात सही है, ये नहीं होगा ऑप्शन, यही वाला होगा, क्योंकि वजह उसकी है कि स्प्रिंग कांस्टेंट अगर YA अपॉन L है तो फिर सीधे सीधे फ्रीक्वेंसी √k/m हो जाएगी और √2k/m, क्योंकि मास को बदलने से स्प्रिंग के कांस्टेंट पर तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ऑप्शन ए ही करेक्ट होगा। ठीक है, मैंने ये अपडेट करके ही भेजा था आप लोगों को, अगर आप लोगों ने लेक्चर देखे हो उस पर, तो यही अपडेट किया हुआ है। ठीक है, ऑप्शन ए ही करेक्ट होगा। किसी को कोई डाउट? ठीक है, मेरी आवाज आ रही है साफ सभी तक? चलिए, ये क्वेश्चन ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, हालांकि आप लोगों के असाइनमेंट में नहीं है। A ball is suspended by a thread of length L at the point O on an inclined ball as shown. Find the period of oscillation of pendula. All collisions are elastic. Here beta is amplitude and alpha and beta are very small. This is the statement. एक inclined ball है, inclined ball पे एक pendulum लटका हुआ है और अल्फा छोटा है बीटा से, और बीटा जो है एम्पलीट्यूड है, यहाँ से जाएगा, इससे टकराएगा, टकराने के बाद लौट के आएगा, कुछ इस तरीके का पिक्चर बनेगा। दिख रहा है आप लोगों को? तो हमें टाइम पीरियड बताना है, कितना टाइम लगेगा एक चक्कर लगाने में। अच्छा, अगर वॉल नहीं होती तो कितना टाइम लगाता? अगर अल्फा बीटा बहुत स्मॉल है तो कितना टाइम लगाता अगर वॉल नहीं होती? 2π√L/g। यस सर। 2π√L/g, यही तो टाइम लगाता। लेकिन वॉल होने की वजह से क्या हो रहा है कि जहां तक इसको एक्चुअल में जाना चाहिए वहां तक ना जाके ये यहीं से लौट जाता है ना। यही तो हो रहा है इसके साथ में। कायदे में जाता कहां तक? लाल वाले पॉइंट तक, लेकिन जा नहीं पा रहा है। तो आप इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, है ना? कैसे करेंगे? कोई बताएगा कौन सा ऑप्शन सही है? तुक्का तो लगा ही सकता है कोई भी। सर ए या बी में से? ए या बी लग रहा है सर। ए लग रहा है? सर बी। बी लग रहा है। अगर अल्फा बीटा बराबर हो जाए तो टाइम पीरियड 0 हो जाएगा। अगर अल्फा बीटा बराबर हो जाए तो साइन इनवर्स कितना हो जाएगा? 1। और साइन इनवर्स 1 क्या होता है? π/2। π/2 से 2 कट गया तो π - π 0 आएगा इससे टाइम पीरियड। क्या सही है? नहीं सही है, तो बी तो नहीं होगा। आप लोगों का डाउट ये ठीक नहीं है। एक बात कंफर्म हो गई है अब, यानी कि बी और सी दोनों में से कोई नहीं होगा, क्योंकि अल्फा बीटा अगर बराबर हुए तो ये 0 दे रहे हैं। सर ऑप्शन डी होगा। डी होगा। सर बिना कैलकुलेशन के कैसे अनुमान लगा सकते हैं? बिल्कुल लगा सकते हैं। इफ अल्फा इज इक्वल टू बीटा लगाओ तो टाइम पीरियड क्या दे रहा है? ए ऑप्शन दे रहा है कितना? 2π√L/g। बी ऑप्शन क्या दे रहा है? 0। सी ऑप्शन 0 और डी ऑप्शन दे रहा है 2π√L/g। अल्फा इक्वल टू बीटा कब होगा सर? ये कंडीशन कब होगी अल्फा इक्वल टू बीटा? अल्फा इज इक्वल टू बीटा मतलब दीवार हो या ना हो बात बराबर ही हो जाएगी ना, टकराएगा ही नहीं ना। सर इस कंडीशन में तो ए और डी दोनों हमारे ऑप्शन हो गए सर, अगर अल्फा बीटा बराबर। हाँ, तो दोनों में वैल्यू आ रही है। सेम ही है एक्चुअल में, यहाँ पे करेक्शन है एक्चुअल में। सर अगर इसको सॉल्व करना होगा तो कैसे करेंगे? अभी कर रहे हैं बेटा, कर रहे हैं। अभी चिंता क्यों कर रहे हो? मैं तो आप लोगों को अभी तुक्का लगाने को बोल रहा हूँ कि अगर आप करते तो इस तरीके से भी कर सकते हो। ओके सर। तो ये ए या डी में से दोनों ही ऑप्शन एक ही जैसे हैं तो दोनों ही सही है, दोनों है ना? अच्छा, लेकिन एक बात सोचें आप लोग, अगर अल्फा 0 हो जाए तो क्या होगा? अगर अल्फा 0 हो जाए तो क्या होगा? अल्फा 0 हो जाए तो आधा ही तो पेंडुलम रह जाएगा। तो आंसर क्या आना चाहिए? π/L/g। देखो ये वाला ए ऑप्शन भी दे रहा है और डी ऑप्शन भी दे रहा है। नहीं समझ रहे? तो इससे आप कई सारे एलिमिनेशन कर सकते हो, है ना? लेकिन आप एक्चुअल में करोगे कैसे इस क्वेश्चन को हल, है ना? तो थोड़ी देर के लिए मैं ये मान के चलता, मुझे नहीं आता, मुझे नहीं पता ये आंसर कौन सा सही है। तो वो तो ये स्पेशली बनाए नहीं गए थे, इसलिए आप लोगों को आसानी से पता चल गया। लेकिन अगर आपको करना हो ये सवाल तो कैसे करोगे? तो सबसे पहले आप लोग
आवाज आ रही है मेरी? हाँ सर। ये बच्चे भी परेशान करने लगते हैं इस टाइम पर। चलिए मेथड वन करते हैं सबसे पहले एक तरीके से। क्या करते हैं, मान लीजिए ये पेंडुलम है, ठीक है, और ये वॉल है, और ये थ्रेड है, ये वर्टिकल के साथ में बीटा एंगल बना रहा है, और ये अल्फा, ठीक है। अच्छा अब एक बात बताएं, अगर मैं इसका सोल्यूशन कहूं तो अगर ये स्विंग करेगा तो जो सोल्यूशन होगा भाई ऑब्वियस है, इक्वेशन तो यही वाली आएगी जो आप लोगों ने पढ़ी होगी, थीटा डबल डॉट प्लस ओमेगा नॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 0। यही तो इक्वेशन थी इसकी। अगर ये स्विंग कर रहा है तो इसकी इक्वेशन यही, इसका सोल्यूशन क्या बनेगा? सोल्यूशन क्या होगा? या तो साइन में होगा या कोसाइन में होगा, है ना? या तो साइन में होगा या कोसाइन में होगा। तो ऐसे ही तो सोल्यूशन मानो, मान लीजिए, चलिए पहले कोसाइन से करके देखता हूँ, कोसाइन का या साइन से, चलिए पहले करके देखते हैं। साइन ओमेगा टी, ओमेगा नॉट टी, वेयर ओमेगा नॉट इज अंडर रूट जी बाई एल, एंड थीटा नॉट इज व्हाट? इस केस में थीटा नॉट क्या है? बीटा ही तो, ये एम्पलीट्यूड है बीटा, ठीक है। अब आप मुझे बताएं तो ये देन अगर मैं ये सब्स्टिट्यूट करूं तो बीटा टी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? थीटा टी इज इक्वल टू बीटा साइन ओमेगा नॉट टी। अब आप देखें, यानी साइन का सोल्यूशन, इसका मतलब इनिशियल पॉइंट कहां से शुरू हुआ होगा? इनिशियली पार्टिकल कहां से होगा? यहां पे इनिशियली होगा। इसका मतलब साइन का मतलब तो यही हुआ, साइन 0 0 होता है, 0 पर एंगल कितना आ रहा है? 0 आ रहा है, और एट टी इज इक्वल टू 0, इनिशियल मतलब टी इज इक्वल टू 0 पे यहाँ है। टी इज इक्वल टू मान लीजिए कुछ समय है t1 जिसमें कहां पहुंच गया? अल्फा पे। तो एट टी इज इक्वल टू t1 रहने दो, थीटा टी इज इक्वल टू अल्फा, तो यहां से कितना आ जाएगा? अल्फा इज इक्वल टू बीटा साइन ओमेगा नॉट t1। तो यहां से t1 इज इक्वल टू हाउ मच? 1 अपॉन ओमेगा नॉट साइन इनवर्स अल्फा अपॉन बीटा, यही आ जाएगा। यानी कि यहां से यहां तक जाने में लगा समय कितना है? 1 अपॉन ओमेगा नॉट साइन इनवर्स अल्फा अपॉन बीटा। तो वापस लौटने का समय कितना होगा? इतना ही। t1 जाने में लगा है और t1 आने में लगा होगा, और यहां से यहां तक जाने में लगा समय कितना होगा? पाई अंडर रूट एल अपॉन जी। लौट के आने में मतलब पाई बाई 2 अंडर रूट एल अपॉन जी, और लौट के आने में भी पाई बाई 2 अंडर रूट एल अपॉन जी। नहीं समझ रहे हो? तो टोटल टाइम कितना लगा? t1 जाने में, t1 आने में पाई बाई 2 अंडर रूट एल अपॉन जी, और लौट के आने में पाई बाई 2 अंडर रूट एल अपॉन जी। इसका मतलब टाइम पीरियड क्या हुआ? t1 प्लस t1 प्लस पाई बाई 2 अंडर रूट एल अपॉन जी प्लस पाई बाई 2 अंडर रूट एल अपॉन जी, यानी कि यहां से आ गया 2 टाइम्स 1 अपॉन ओमेगा नॉट साइन इनवर्स अल्फा अपॉन बीटा प्लस पाई अंडर रूट एल अपॉन जी। तो यहां से आ गया कितना? ओमेगा नॉट की वैल्यू डालूं तो अंडर रूट एल अपॉन जी साइन इनवर्स अल्फा अपॉन बीटा प्लस पाई अंडर रूट एल अपॉन जी। यहां से पाई अंडर रूट एल अपॉन जी बाहर ले ले, अंडर रूट एल अपॉन जी बाहर ले ले, तो पाई प्लस 2 साइन इनवर्स अल्फा अपॉन बीटा हो जाएगा। नहीं समझ में आया? बता दो समझ में आया नहीं आया? बहुत ट्रिकी किया है मैंने, ये ध्यान से देखो। ये सब नहीं आया टोटल टाइम। यस टोटल टाइम नहीं समझ में आया? सर ये पाई बाई 2 वाला ये थी। अरे पूरा टाइम पीरियड कितना होता है? पूरा टाइम पीरियड मतलब समझते हो? यहां से यहां तक जाने में, फिर यहां से यहां तक आने में, फिर यहां से यहां तक जाने में, फिर ये लौट के आने में। कितने हिस्से हुए इसके? 4। पूरा टाइम पीरियड कितना है? 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी, इसके 4 हिस्से कितने हुए? सर ओके। नहीं समझ में आया? तो पाई बाई 2 अंडर रूट एल अपॉन जी जाने में इधर साइड में, और पाई बाई 2 अंडर रूट एल अपॉन जी आने में, ये तो हो ही गया। और ये पता कर लिया कि हमने इतना समय ले, कितना अल्फा एंगल बनाते वक्त कितना समय हो गया होगा, बीत गया होगा, वो और निकाल लिया। उतना ही आने में लगा समय, 2t1 प्लस 2 अंडर रूट 2 टाइम्स पाई बाई 2 अंडर रूट एल अपॉन जी, और नहीं समझ में आई? यस यहाँ पर एक मुख्य बात ये थी कि इनिशियल पॉइंट हमने यहाँ से लिया, तभी तो ये हमने इक्वेशन ली साइन वाली, क्योंकि सोल्यूशन तो इसका कुछ और ही होता है। सोल्यूशन में 5 भी आता है ना, इनिशियल फेज। अच्छा, इसी को अगर आप मेथड 2 से करें, अब की बार मैं इसमें साइन की जगह कोसाइन लेता हूं, तो वही
इक्वेशन तो वही है कि ये ऑसिलेशन गवर्न तो इसी इक्वेशन से होंगे ना, और सोल्यूशन इसका मान लीजिए अब की बार मैं ये मान ले रहा हूँ, ठीक है। कुछ लोगों को दिमाग में आ रहा होगा कोसाइन से करके दिखाओ सर, तो कोसाइन से करने का मतलब क्या हुआ पता है? कोसाइन से करने का मतलब ये हुआ इनिशियल पॉइंट कहां पर होगा, इसका मतलब एक्सट्रीम से भाई, क्योंकि जीरो पर वैल्यू कितनी आएगी? थीटा नॉट। थीटा नॉट यहाँ पर क्या है? Here theta naught is beta and omega naught is under root L upon G, ठीक है ना, ना G by L। अब आप तो इसके हिसाब से क्या हो जाता है, सोल्यूशन बिकम्स थीटा नॉट की जगह बीटा लगा दो और ये cos ऑफ ओमेगा नॉट। अब बताओ मुझे एट t इज इक्वल टू 0, ये यहाँ है कितने एंगल पर? बीटा एंगल पर। ये भी तो बीटा ही होगा। कितने टाइम में ये t इज इक्वल टू t1 पे आ जाएगा? t1 मान लीजिए t2 पे आ जाएगा, t2 समय में कितनी देर में इसका एंगल अल्फा हो जाएगा? तो आप इससे निकाल सकते हो एट t इज इक्वल टू t1 t2 एट t इज इक्वल टू t2 थीटा इज इक्वल टू अल्फा। तो मैंने क्या किया, अल्फा इज इक्वल टू बीटा इंटू कॉस ऑफ ओमेगा नॉट t2। तो यहां से t2 कितना आ गया? 1 अपॉन ओमेगा नॉट कॉस इनवर्स अल्फा अपॉन बीटा। अब आप बताओ मुझे टाइम पीरियड क्या होगा, कोई सोच के बताए मुझे क्या टाइम पीरियड होगा? कोई बता सकता है मुझे टाइम पीरियड क्या होगा? 0 to 1। क्या लिखूं यहां पर मैं? यहां से यहां तक आने में लगा समय t2 है। अच्छा एक बात बताओ, पूरा टाइम पीरियड कितना होता? आपसे सब्ट्रैक्ट होगा 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी पूरा, उसमें से अगर 2 टाइम्स t2 घटा दूं तो इतना ही तो बच जाएगा फिर। हाँ सर सोचो 2 टाइम्स इसलिए क्योंकि ये यहां से यहां तक आता, ये यहां से यहां तक जाता, लेकिन गया नहीं है दीवार की वजह से। तो अगर मैं यहाँ पे लगाऊंगा 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी, तो 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी माइनस 2 1 बाई ओमेगा नॉट कॉस इनवर्स अल्फा अपॉन बीटा। क्या ये दोनों आंसर आइडेंटिकल है? ये आंसर एक आया, इसको अगर और सही से लिख लें तो 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी माइनस 2 अंडर रूट एल अपॉन जी कॉस इनवर्स अल्फा अपॉन बीटा। ये आया टाइम पीरियड। क्या ये दोनों टाइम पीरियड आइडेंटिकल है, ये वाला और ये वाला? कॉस इनवर्स एक्स का किसी को फार्मूला पता है साइन के टर्म्स में? कॉस इनवर्स एक्स का फार्मूला साइन के टर्म्स में नहीं पता। मेरी आवाज सब तक पहुंच रही है? साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स क्या होता है? अरे 5/2। ये नहीं पता, ये वाली चीज पता है सर पता है ना? जिसको नहीं पता है वो ट्रिग्नोमेट्री को याद करे, शायद उसे कुछ याद आएगा। अंदर मल्टीप्लाई करो तो 1 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी बचेगा प्लस 2 अंडर रूट एल अपॉन जी बचेगा, साइन इनवर्स अल्फा अपॉन बीटा बचेगा, फिर वही आंसर आ गया। तो मतलब कहने का क्या है कि चाहे आप कैसे भी करो, सत्य हमेशा एक ही जैसा रहेगा। क्लियर है? मैंने 2 मेथड से कराया, किसी को डाउट हो तो प्लीज पूछे। अब तो मान गए आप लोग कि ये ए ऑप्शन होगा, ए या डी? किसी को कोई दिक्कत? बोल दो बेटा, गड़बड़ लग रही हो तो बोल दो। डन? डन सर। कोई दिक्कत लग रही कॉस इनवर्स वाले सोल्यूशन में? चलिए मैं आगे बढ़ रहा हूँ, फिर अगर आप लोग कुछ नहीं बोल रहे हो तो मैं समझ रहा हूँ आ रहा है आप लोग। किसी को नोट करना है तो नोट कर ले, क्योंकि अगला क्वेश्चन और भी अच्छा है। मोनिका, हाँ बता बेटा। तो बैकलाइट करना नोट रहा मोनिका बोले।
सर इधर ओमेगा नॉट इक्वल टू रूट जी बाई एल, ए आपने कैसे लिया? ये बेटा होता ही था, सिंपल पेंडुलम का जो इक्वेशन आती थी वो आप लोगों को याद होगी, तो मैं नहीं याद होगी तो मैं बता देता हूँ। इससे पहले जो इसकी पहले वाली लाइन थी वो ये थी, थीटा डबल डॉट प्लस जी बाई एल साइन थीटा इज इक्वल टू 0। अगर थीटा बहुत छोटा हो तो साइन थीटा इज इक्वल टू 0। अच्छा, तो इधर अटक गया है, तो इसके लिए इसे टाइम पीरियड का कुछ चेंज नहीं होगा? टाइम पीरियड का चेंज हुआ ना, लेकिन ये तो सर मतलब हाँ मतलब इधर तो आपने पहले एक साइड इसको अटक दिया, तो इसका तो टाइम पीरियड का चेंज होना चाहिए। तो पहले लेकिन ओमेगा नॉट अभी फ्रीक्वेंसी नहीं है। ओके, ओमेगा नॉट फ्रीक्वेंसी नहीं है, ओमेगा नॉट एक कांस्टेंट है। ओमेगा नॉट एक कांस्टेंट है। जी भाई सर एक कैलकुलेशन में सर आपने ये जो 2 पाई रूट एल बाई जी माइनस 2 बाई ओमेगा नॉट कॉस इनवर्स अल्फा बाई बीटा किया है सर, उसके बाद जब आपने एल अपॉन जी भी रख दिया वो भी क्लियर है, बट सर जब आपने कॉस इनवर्स अल्फा अपॉन बीटा रखा है तो सर आपने यहाँ पे थर्ड स्टेप में सर देखिए यहाँ 2 पाई होना चाहिए कि नहीं सर? कहाँ पे सर ये फर्स्ट वाले में सर ये 2 पाई रूट एल बाई जी जहाँ आप सर कर्सर कर रहे हैं वो सही है सर, जब नीचे वाली लाइन में आया तो सर हमारा पाई रूट एल बाई जी हो गया। अरे तो 2 ये वाला भी तो आएगा, एक पाई अंडर रूट एल अपॉन जी माइनस हो गया वो। ओके सर, ओके ये भी तो घटाओगे, 3 टर्म थे, दो को घटाने के बाद ये वाली लिखिए टर्म। सर और किसी को कुछ पूछना? हाँ नवीन बोलो। सर जो जाएगा बॉल से टकराने के बाद वो मीन पोजीशन से वापस जाएगा तो वो कितना टाइम लेगा सर? ऐसे थोड़ी होगा। नहीं टाइम कहाँ ले रहा है इतना ही, टाइम पीरियड तो बदल गया है। अच्छा एक बात बताओ, चलो थोड़ी देर के लिए आपकी बात मान लेते हैं, सब मान लेता हूँ। आप लोगों को मेरा ये शुरुआत करना पसंद नहीं आया, कोई बात नहीं, मैं कह रहा हूँ आप कैसे करते, अच्छा करो। आप लोग करते तो यहीं से तो करते, कम से कम वहां से तो शुरू करते कि भाई ये पेंडुलम है, ठीक है, और ये ऐसे करके लिखते, इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होती बोलो, इससे थोड़ी बदल जाती। जनरलाइज कोऑर्डिनेट कितने होते? काइनेटिक एनर्जी क्या होती बता सकते हो? काइनेटिक एनर्जी क्या होती? अरे एल साइन थीटा माइनस एल कॉस थीटा, ये तो लिखते हैं अभी भी। काइनेटिक एनर्जी कोई फर्क पड़ता? सर नहीं पड़ता। मैथमेटिकली तो वही आएगा सर, बट मैं वैसे कह रहा हूँ जैसे बॉल नहीं एक बार रुक जाओ, अब बच्चों के लिए बहुत इंफॉर्मेटिव रहेगा जो मैं बता रहा हूँ, तुम भी देखते रहो, कभी तुम्हारी बात पे भी आऊंगा। एमजीएल कॉस थीटा, इसका लैग्रेंजियन वही आएगा जो सिंपल पेंडुलम का आया था, इसकी इक्वेशन ऑफ मोशन वही आएगी जो सिंपल पेंडुलम की आती थी, इसका सॉल्यूशन यही आएगा। साइन ओमेगा नॉट टी प्लस पाई, यही तो आएगी, सब कुछ यही रहेगा ना। इससे क्या फर्क पड़ेगा कि वो दीवार है कि नहीं। अब ये थीटा नॉट तक जा रहा है कि नहीं जा रहा है, ये डिपेंड करेगा, है ना। अब मान लीजिए आपने थीटा इज इक्वल टू पाई इज इक्वल टू 0 ले लिया, मतलब इनिशियल पे 0 ले ली, इसका मतलब आपने इनिशियल पॉइंट यहाँ डिसाइड कर दिया। तब आपका सोल्यूशन क्या हो गया? थीटा टी इज इक्वल टू थीटा नॉट साइन ऑफ ओमेगा नॉट टी, ठीक है। अब एक बात बताओ, एट टी इज इक्वल टू 0, ये कहां पे है? कहां पे? थीटा इज इक्वल टू कितना? 0। एट टी इज इक्वल टू टी बाई 4, थीटा इज इक्वल टू कितना? अरे इस इक्वेशन में लगाते जाओ, बस ये पूछ रहा हूं, आपसे कुछ दिमाग नहीं लगाने को। इस इक्वेशन में टी बाई 4 लगा दो, टी बाई 4 ओमेगा नॉट टी की जगह पे 2 पाई अपॉन ओमेगा होता है ना, कितना आएगा? थीटा नॉट टी बराबर टी बाई 2 पे फिर 0, टी बराबर 3 टी बाई 4 पे माइनस थीटा नॉट, और टी बराबर टी पे 0, यानी 0 से चले तो 0 वापस आ गया, इसको टाइम पीरियड कह रहे हैं। ये अगर पूरा होता पेंडुलम, मतलब इसमें कोई भी वो नहीं होती, क्या नहीं होता? दीवार नहीं होती अगर तो, लेकिन यहाँ दीवार है, तो इस इक्वेशन में हर बार ये नहीं आएगा। यहाँ पर t इज इक्वल टू 0 पे 0 है, लेकिन t इज इक्वल टू टी बाई 4 पे बीटा है, लेकिन t इज इक्वल टू टी बाई 2 पे 0 है, सही है, लेकिन t इज इक्वल टू 3 टी बाई 4 पे, यहाँ पे मतलब जो तीसरा, हालांकि ये समय सारे अलग अलग है, ये टुकड़े अलग अलग है, ये वाला समय कितना होगा? ये अल्फा होगा माइनस अल्फा, ये समय अलग होगा, और t बराबर t पर ये वाला समय 0 हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये जो टुकड़े मैंने बराबर अंतराल के किए हैं, बराबर अंतराल के नहीं होंगे, ठीक है। टाइम पीरियड बदल रहा है, अब कह रहा है कुछ, ये फ्रीक्वेंसी नहीं है, ये बात बता दूं मैं आपको। ठीक है, चलता हूं आगे।
नवीन समझ में आया? यस सर। अगला क्वेश्चन भी आप लोगों का नहीं है, जेएनयू में आया हुआ है, ये प्रॉब्लम है और बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत फेमस प्रॉब्लम, लेकिन आपके में नहीं है, जैम में आई हुई है। वैसे मैंने बहुत स्टैंडर्ड बुक्स में भी देखी है प्रॉब्लम, और इसको अगर आप गूगल पे भी डालोगे तो इक्का दुक्का जगह ही दिखाई देगी ये प्रॉब्लम। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने आप लोगों को यहाँ पे मेंशन कर दिया है। ठीक है, इंपॉर्टेंस क्या है देखो इस प्रॉब्लम की, आप पढ़ के देखो स्टेटमेंट को तो आपको मजा आ जाए। A simple pendulum consisting of a point mass m tied to a massless string of length L execute a small oscillation of frequency omega and amplitude a is equal to L theta naught. The average over a complete period of t is equal to 2 pi by omega of pendulum. किसका एवरेज बताना है? टेंशन का एवरेज बताना है स्प्रिंग में। मतलब आपने देखा होगा कि आपको पता भी होगा कि जब सिंपल पेंडुलम हिलता डुलता है तो इसका टेंशन बदलती है ना। सबसे ज्यादा टेंशन क्या होती है? एक्सट्रीम्स पर या फिर? सोच के बोलो बेटा, बिना सोचे समझे तो मैं भी बोल दूंगा बड़ा आसानी से। मीन पोजीशन पर टेंशन सबसे ज्यादा कहाँ होगी? कॉमन सेंस से सोच के बताओ पहले। अच्छा बताओ, वेलोसिटी ज्यादा कहाँ पर होती है? मीन पे। मीन पर वेलोसिटी ज्यादा होती है, तो सर्कुलर मोशन कहाँ पे तेजी से हो रही होगी? कहाँ पर फास्ट सर्कुलर मोशन हो रही होगी? मीन पोजीशन पे। मीन पर। इसका मतलब वेलोसिटी ज्यादा होगी तो mv स्क्वायर पर ज्यादा की जरूरत पड़ेगी। मीन ज्यादा की जरूरत पड़ेगी तो टेंशन को ज्यादा होना पड़ेगा ना। और सबसे हल्का कहाँ पर होता है? एक्सट्रीम पर। वेलोसिटी जीरो है, वेलोसिटी जीरो होने का मतलब समझ रहे हो? इसका मतलब बिल्कुल जरूरत ही नहीं है। तो टी किसके बराबर होगा? इस कंपोनेंट के बराबर ही हो जाएगा। अगर मैं इसके कंपोनेंट कर लूं mg cos थीटा और ये वाला कर लूं mg sin थीटा, तो आप बताओ कि टी किसके बराबर हो जाएगा इस केस में अगर ये एक्सट्रीम है तो? टी mg cos थीटा के बराबर ही हो जाएगा, क्योंकि चाहिए ही नहीं, कुछ रिक्वायरमेंट ही नहीं है सेंट्रीपिटल फोर्स की, तो टी बराबर mg cos थीटा हो जाएगा। गलत कह रहा हूं? एक्सट्रीम पर वेलोसिटी जीरो, इसलिए रिक्वायरमेंट जीरो। इसका मतलब सेंटर की तरफ को किसी फोर्स की जरूरत नहीं, और मीन पोजीशन पे रिक्वायरमेंट सबसे ज्यादा, क्योंकि वेलोसिटी सबसे ज्यादा, mv स्क्वायर सबसे ज्यादा, इसलिए टेंशन मीन पोजीशन पे ज्यादा होगी। और हर पॉइंट पर अलग अलग होगी कि नहीं होगी? टेंशन हर पॉइंट पर अलग अलग होगी कि नहीं होगी? यस अच्छा, वेलोसिटी हर पॉइंट पर अलग अलग होगी कि नहीं होगी? तो फिर टेंशन भी हर पॉइंट पर अलग अलग होगी। तो उन सारी टेंशनों का एवरेज अगर निकालूं तो एवरेज कितना आएगा? ये इस क्वेश्चन का काम, ये इस क्वेश्चन का वो है। तो आपको लगता नहीं अच्छा क्वेश्चन है ये? पूछ सकता है कोई भी। तो आप मुझे बताओगे किसी भी आर्बिट्रेरी पॉइंट पर t माइनस mg cos थीटा किसके बराबर होगा? आर्बिट्रेरी पॉइंट पर mv स्क्वायर अपॉन r के। अगर ये एक्सट्रीम नहीं है, एक्सट्रीम यहां कहीं दिखा दूं अगर मैं, तो ये आर्बिट्रेरी पॉइंट हो गया ना। तो t माइनस mg cos थीटा बराबर mv स्क्वायर अपॉन r, या फिर कह सकते हैं ml थीटा डॉट स्क्वायर। एक ही बात। बता सकते हो थीटा यहां पर क्या होगा? थीटा इज इक्वल टू थीटा डॉट कॉस ऑफ ओमेगा टी। भाई सॉल्यूशन भूलो मत, अभी हमने यूज भी किया है, कॉस का या साइन का। कॉस का या साइन का है ना, वो फाई डिसाइड करेगा। और थीटा डॉट कितना होगा कोई बताएगा? डिफरेंशिएट कर दो, माइनस ओमेगा नॉट थीटा नॉट कॉस की जगह हो जाएगा साइन ऑफ ओमेगा नॉट टी प्लस फाई। सही है, ये दोनों वैल्यू इक्वेशन 1 में डाल दो। क्या आ जाएगा बताओगे? टी बराबर एम जी कॉस थीटा की जगह लगा दे रहा हूं मैं थीटा नॉट कॉस ऑफ ओमेगा नॉट टी प्लस फाई, ये लग गया थीटा नॉट प्लस एमएल थीटा डॉट स्क्वायर। एमएल थीटा डॉट स्क्वायर का मतलब हो गया ओमेगा नॉट स्क्वायर थीटा नॉट स्क्वायर साइन ऑफ ओमेगा नॉट टी प्लस फाई का स्क्वायर। सही लिखा हुआ है, मैंने वैल्यू भी डाल दी। ठीक है, अब अगर एंगल कम हो, एंगल छोटा हो, तो इसको कॉस थीटा को लिख सकता हूं मैं क्या? 1 माइनस थीटा नॉट कॉस ऑफ ओमेगा नॉट टी प्लस फाई स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2। समझ में आया क्या करा? फॉर स्मॉल एंगल कॉस थीटा का वो सीरीज होती है 1 माइनस थीटा स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2, वही लगा दी। या थीटा का काम ये कर रहा है ना पूरा, प्लस एम एल थीटा ओमेगा नॉट स्क्वायर थीटा नॉट स्क्वायर
साइन स्क्वायर ओमेगा नॉट टी प्लस फाइव। अब आपको टाइम एवरेज निकालना है, अब आसानी से निकल आएगा, ये फायदा हुआ। अच्छा एमजी का एवरेज निकालोगे, यहां पे लिख देता हूं टेक टाइम एवरेज ओवर ए कंप्लीट पीरियड, ओवर ए टाइम पीरियड लिखोगे तो भाई क्या आ जाएगा, टी का एवरेज, एमजी तो कांस्टेंट है, इसका एवरेज एमजी आएगा, माइनस कॉस स्क्वायर का क्या आता है एवरेज, किसी को याद है? 1/2 1/2 1/2, वेरी गुड। और साइन का 1/2 साइन स्क्वायर का एवरेज 1/2 1/2। तो यहां से ये कितना आ गया, mg माइनस 1/4 mg थीटा नॉट स्क्वायर प्लस 1/2 m, ये g हो जाएगा थीटा नॉट स्क्वायर, क्योंकि एल ओमेगा स्क्वायर क्या होगा, g हो जाएगा। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, mg माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/4 mg थीटा नॉट स्क्वायर। थीटा नॉट की वैल्यू कितनी दी हुई है, mg 1/4 mg थीटा नॉट दिया हुआ था कितना, a/l। आप मैच कर सकते हो, ऑप्शन कौन सा है, ए ऑप्शन। ये ऑप्शन, इसे रट लेना आप लोग, कभी भी आ जाए तो आंसर लगा देना, इसको रट लो। ये क्वेश्चन आपका पहले देखा हुआ था क्या, ये अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। आगे बढ़ जाऊं या किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लो। आप सोच रहे हो सब खराब खराब क्वेश्चन आज ही मिले तो कराने के, ये तो अभी शुरुआत है बेटा, तो क्या कंक्लूड कर रहा हूं ना सारी चीजें। अभी एक बहुत अच्छा क्वेश्चन आने वाला है आपकी स्क्रीन पर, 7 करोड़ रुपए के लिए। तो ये याद रख लेना बेटा, कम से कम 1/4 तो याद ही रखना, mg प्लस 1/4 आता है, बाकी देख लेना डायमेंशन करके सेट करके कर लेना, ठीक है। एक बार देखा हुआ हो ना कॉपी में तो ऑप्शन अगर सीधा दिख जाएगा तो लगा ही दोगे, मुझे पता है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया, ये भी क्वेश्चन आपके असाइनमेंट में है नहीं, ये मेरे हिसाब से ईएमटी में दिया होगा आपके लिए, तो क्लासिकल में तो नहीं था इसलिए मैंने इसको कोई नंबर नहीं दिया, ठीक है। क्या आप लोगों ने ईएमटी में ये सवाल देखा है क्या, पढ़ के देखो एक बार, और इसके आगे मैं बहुत मोस्ट लगाऊंगा क्योंकि इससे रिलेटेड अगर सवाल आया, और आ भी सकता है, तो आपको बहुत मजा आएगा। सवाल पढ़ रहा हूं, ए पॉइंट पार्टिकल ऑफ मास स्मॉल m कैरिंग एन इलेक्ट्रॉन चार्ज q is attached to a spring of stiffness constant k. A constant electric field E along the direction of spring is switched on for a period time interval t, where t is much lesser than √m/k. Neglecting radiation loss, the amplitude of oscillation after the field is switched off is. अगर फील्ड को स्विच ऑफ करने के बाद t टाइम तक ऑन रखा, उसके बाद स्विच ऑफ कर दी, उसका छोड़ दिया, तो टाइम पीरियड बताना, नहीं एम्पलीट्यूड बताना। किसी के समझ में आया क्या सवाल है? तो बताएगा मुझे सवाल क्या कह रहा है। आज कोई बोल नहीं रहा है, चलो मैं बताऊं, आपको डेफिनेटली सवाल मजा आएगा, लेकिन मजा उसी को आएगा जो मजा लेना चाहे। मान लीजिए इस स्प्रिंग से एक मास जुड़ा हुआ है जिसमें चार्ज q है और मास इसका m है, ठीक है, ठीक है। ये अभी रिलैक्स लेंथ में है अपनी, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट दिया हुआ है k। अब मैंने फील्ड स्विच ऑन की, बताओगे फील्ड स्विच ऑन करते ही क्या होगा, फील्ड स्विच ऑन करते ही क्या होगा, फोर्स लगेगा सर चार्ज क्यू पे, क्यू पे फोर्स लगेगा, कितना क्यूई फोर्स लगेगा। तो कहां पे जाके रुक जाएगा ये, धीरे धीरे खिसका चला जाएगा, कहां जाके इस पे फोर्स 0 होगा, कहां पे जाके फोर्स 0 होगा, when restoring force is equal to Q. इस पॉइंट पे जाके फोर्स 0 हो जाएगा ना, जहां पे क्यूई किसके बराबर हो जाएगा, kx के बराबर, क्योंकि पीछे एक फोर्स और डेवलप होता जाएगा ना जैसे जैसे खिसका जाएगा,
यानी कि x0 दूरी पर इसका इक्विलिब्रियम पॉइंट क्या होगा, शिफ्ट हो जाएगा। इक्विलिब्रियम पॉइंट यहां पर फोर्स 0, यानी ये है न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट या न्यू मीन पॉइंट। ये मीन पोजीशन है ना, कितनी दूरी पर, x0 दूरी पर। और जब स्विच ऑफ थी फील्ड तो कौन सा था इक्विलिब्रियम पॉइंट, जो इसकी रिलैक्स लेंथ है वही है इक्विलिब्रियम पॉइंट। तो इसके अलावा कोई और ऐसी जगह नहीं होगी जहां पे ये रुक पाए। मतलब जो स्विच ऑन होने से पहले इसका मीन पॉइंट कहां था, ओल्ड मीन पोजीशन पे, और स्विच ऑन होने के बाद इसका मीन पोजीशन कहां पहुंच गई, x0 दूरी पर। अब हुआ क्या, जैसे ही इसने धीरे धीरे स्विच ऑन किया तो स्विच ऑन होते होते ये क्या होगा, खिंचने लगा होगा। स्विच ऑन है फील्ड, अभी फील्ड स्विच ऑन है, इसका खिंचना लगातार स्टार्ट रहा होगा, लगातार स्प्रिंग खुल रहा होगा, खुल रहा होगा, खुल रहा होगा, खुल रहा होगा। और एक टाइम ऐसा आएगा जब होगी, जैसे ही इसकी फील्ड, ये t इज इक्वल टू 0 पर था पिक्चर, ये इधर बना दे रहा हूं, और t इज इक्वल टू t तक फील्ड ऑन रखी है, ठीक है ना। यही तो मतलब है, t इज इक्वल टू t तक फील्ड ऑन है। मतलब अगर उसमें लिखूं तो e इज इक्वल टू नॉन जीरो है, e नॉन जीरो है, ठीक है ना। चलो समझ में आ गया होगा आप लोगों का, भी मैं लिख दूंगा। अब क्या हुआ, इस पॉइंट पे आके जब t इज इक्वल टू t हो गया, फील्ड को क्या कर दिया, ऑफ। आप समझ रहे हो क्या किया, t इज इक्वल टू t पर फील्ड को ऑफ कर दिया। जैसे ही ये अपने न्यू मीन पोजीशन की तरफ भागना स्टार्ट करा ही था, थोड़ी दूर चला ही था, तब तक फील्ड हो गई स्विच ऑफ। और जैसे ही फील्ड स्विच ऑफ हुई, यहां तक फील्ड है ऑन, इसके बियॉन्ड क्या हो गई, फील्ड ऑफ। लेकिन जब तक ऑफ हुई तब तक क्या हुआ, ये कुछ वेलोसिटी पकड़ चुका था। कितनी वेलोसिटी पकड़ चुका था, बता सकते हो कितनी वेलोसिटी पकड़ चुका था। मान लीजिए bt वेलोसिटी पकड़ चुका था, और कितनी दूर रह गया था, कितनी दूर निकल आया था, मान लीजिए ये xt दूरी पर था, लेकिन t इज इक्वल टू t पर, ये t मैं क्या लगा दे रहा हूं, कैपिटल T, यानी xt और b2 वेलोसिटी, xt दूरी पर bt वेलोसिटी गेन कर चुका था। लेकिन फील्ड स्विच ऑफ होते ही क्या हुआ, इसका ओरिजिन कहां आ गया, स्विच ऑफ होते ही ओरिजिन कहां पर पहुंच गया, फील्ड स्विच ऑफ होते ही ओरिजिन कहां पहुंच गया, कहां पहुंच गया, फिर से पूरी पुरानी पोजीशन पे। ये कब था, ये तब था जब e 0 है, और ये कब है, जब e नॉन जीरो है। नहीं समझ रहे हो बात को। जैसे ही फील्ड स्विच ऑफ की, वैसे ही ये क्या किया, इसको लगा मैं तो घर से निकल आया, ये सोच करके मुझे मीन पोजीशन पे पहुंचना है। और जैसे ही मैं मीन पोजीशन की तरफ पहुंचा तो सामने से वो जो मीन पोजीशन थी वो तो धूमिल हो गई, और घर से निकल आए थे, पीछे ही रह गया मीन पोजीशन। तो क्या होगा, अपनी फील्ड क्योंकि वेलोसिटी गेन कर चुका, तो इनर्शिया की वजह से क्या होगा, जब तक वेलोसिटी खत्म नहीं हो जाएगी तब तक ये क्या होगा, आगे बढ़ता रहेगा, ठीक है ना, तब तक आगे बढ़ता रहेगा। और जब तक ये वेलोसिटी खत्म होगी तब तक ये कितना आगे चला गया होगा, ये हमें निकालना है। इसको एम्पलीट्यूड ए पूछा है। नहीं समझ में आई, चलिए थर्ड वाला डायग्राम फिर से समझा। थर्ड वाला क्या है, स्विच ऑफ हो गई फील्ड, ठीक है ना। t इज ग्रेटर देन t नॉट पे है, t इज ग्रेटर देन t पे, t बराबर 0 पे ऑन किया फील्ड को, t बराबर t तक ऑन रखा फील्ड को, और जब फील्ड ऑफ करी t बराबर t पर ही, तब तक वो वेलोसिटी गेन कर चुका था आगे की तरफ को, उसके बियॉन्ड फील्ड ऑफ है, और जब तक उसकी वेलोसिटी खत्म नहीं हो जाएगी तब तक वो पीछे मुड़ के जा नहीं सकता अपनी मीन पोजीशन में। तो मैक्सिमम कितनी दूरी जा सकता है, वही एम्पलीट्यूड होता है, वो हमें निकालना है। नहीं समझ में आई, क्या ये पोजीशन से भी आगे जा सकता है क्या, मतलब वो तो मुझे पता ही नहीं ना, ये जो ये बड़ा है छोटा है डजंट मैटर, वो तो अभी बना दिया मैंने पिक्चर में, वो तो अभी कैलकुलेशन। सर इसमें आप ये कह रहे हो कि आफ्टर स्विचिंग ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, उसमें इनर्शिया की वजह से वो आगे नेक्स्ट जो न्यू मीन हमारे पास बना उसको भी क्रॉस कर गया। मुझे नहीं पता, ये आप क्यों देख रहे हो, ये चीज मत देखो ना, आप लोग अपने वो बना ले रहे हो, ऐसा है ना। ये लो, मुझे क्या पता कि ये पहुंच गया नहीं पहुंचा, मतलब अंटिल उसकी वेलोसिटी 0 नहीं हो जाती, बस ये पता है मुझे। हाँ, मुझे नहीं पता ना कि बाकी इसके साथ क्या हुआ होगा, वो तो कैलकुलेशन बताएगी ना। अभी तो आर्बिट्रेरी पिक्चर बना रहा हूँ मैं, कहीं भी बना लूँ। ठीक है। अरे ऐसे समझो, जैसे आप लोगों ने, जैसे होता नहीं कुछ लोग बहका देते हैं, जैसे ये घर है, ठीक है, घर में थे, अचानक से किसी ने मरीचिका दिखाई, या फिर कहते नहीं कुछ लोग लालच दिए इधर पहुंचने के लिए, इधर जैसे ही चले, घर से निकले, देखा ये खत्म हो गया लालच, तो ये वापस अपने घर की तरफ देख रहा है, तो तब तक तो ये इनर्शिया गेन कर चुका है। अब क्या होगा, थोड़ी दूर चल के तभी तो लौट के आएगा अपने घर पे,
तो कितनी दूर मैक्सिमम निकल गया अपने घर से, वही एम्पलीट्यूड है ना, यस सर। वही हाल हो रहा है यहाँ पर, समझ जाओगे आप लोग। बहुत अच्छा क्वेश्चन नहीं लग रहा है? यस सर। अब इसका जब रिजल्ट आएगा तो आपको और भी मजा आएगा। तो इक्वेशन 1 इसको डाल देते हैं, ठीक है। अब आप मुझे बताओ जब ई नॉन जीरो होगा तो उस वक्त एक्स टी किसके बराबर होगा, कोई बताएगा? एक्स टी और बी टी किसके बराबर होंगे? एक्स टी बताओ पहले किसके बराबर होगा। अरे सोल्यूशन इसका आपको ये वाला क्वेश्चन तो मैं करवा चुका हूँ। इसका इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है? अरे इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन यही तो आती थी, डबल डॉट। इसका सोल्यूशन कुछ ऐसे ही तो आता था। आप मुझे बता सकते हो कि इसका सोल्यूशन कॉस का लिखूं या साइन का? कॉस का या साइन का? ये बड़ी अच्छी साइन साइन कॉस का क्यों बेटा? साइन का ही होगा सर। साइन का नहीं बेटा, कॉस का होगा, क्योंकि आप सोचो जब फील्ड जीरो है, जीरो नहीं है मतलब फील्ड ऑन है, तब मीन पोजीशन कहाँ है? जब फील्ड ऑन है तो मीन पोजीशन कहाँ है? यहाँ है। ये जीरो पुट करते हो। और ये यहाँ पर जब है तो ये शुरुआत कहाँ से कर रहा है? एक्सट्रीम से या ओरिजिन से? मतलब मीन से या फिर एक्सट्रीम से? बेसिकली इस मीन पोजीशन के लिए ये वाली जगह एक्सट्रीम है, ये वाली जगह एक्सट्रीम है। क्या मैं सही कह रहा हूँ? नहीं, जब फील्ड ऑन है तो एक मिनट, तो यही तो है, फील्ड ऑन है तो येलो वाली तो लाइन है। ये कहाँ पर है? आप स्प्रिंग छोड़ो, पार्टिकल कहाँ पर है? अपने एक्सट्रीम पर है ना। तो यानी एक्स नॉट इसका एक्सट्रीम हो गया, मतलब एक्स नॉट एम्पलीट्यूड हो गया, कोसाइन से स्टार्ट होगा क्योंकि एट टी इज इक्वल टू 0 एक्स कितना है? एक्स नॉट है। आप मुझे बताओगे एक्स टी पता तो वी टी निकल ही आएगा, माइनस एक्स नॉट ओमेगा कॉस की जगह साइन ओमेगा टी। ये आ गई पोजीशन और वेलोसिटी, कहाँ से? मीन पोजीशन से। आप मुझे बता सकते हैं एक्स टी और वी टी कितना होगा? कैपिटल टी एट टी इज इक्वल टू कैपिटल टी, एक्स टी इज इक्वल टू हाउ मच? एक्स नॉट cos of omega t and bt is equal to minus x naught omega sin omega t। सही लिखा हुआ है? नहीं, देखो अब ये वो जगह है जहां पर फील्ड, जहां तक फील्ड ऑन थी। एनर्जी कंजर्वेशन लॉ लगा देता हूं। अब क्या बचा? मैंने ये पता लगा लिया कि ये कितनी वेलोसिटी थी इसके अंदर, bt थी, फाइनली कितनी हो जाएगी? 0। तब उस वक्त एम्पलीट्यूड कितना हो जाएगा? ए, या मतलब डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? ए। तो इनिशियल पॉइंट हो गया ये और फाइनल पॉइंट हो गया जहां तक ये एम्पलीट्यूड तक जाएगा। मतलब इसको मैं इनिशियल पॉइंट दे रहा हूं और ये वाला मैं फाइनल पॉइंट दे रहा हूं, ठीक है ना? दिख रहा है सब लोगों को या किसी और पेन से लिखूं? ये लो, ये इनिशियल पॉइंट हो गया और ये फाइनल पॉइंट हो गया। इसके लिए मैं लगा रहा हूं, तो कोई बताएगा मुझे क्या क्या लिखूं यहाँ पर? काइनेटिक एनर्जी कितनी लिखूं, ये बताएगा कोई मुझे? हाफ एम bt स्क्वायर, हाफ एम bt स्क्वायर प्लस पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? हार्मोनिक ऑसिलेटर की पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है? अरे हाफ एक्स स्क्वायर में। तो बताओगे कितनी पोटेंशियल एनर्जी है स्प्रिंग के अंदर स्टोर? इस इनिशियल पॉइंट पर, जिसको मैंने ग्रीन कलर के पेन से बनाया है, इस पॉइंट पर कितनी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर है स्प्रिंग में? हाफ एम ओमेगा स्क्वायर। क्या लिखूं यहाँ पर? अरे स्प्रिंग कितना खिंचा हुआ है कोई ये बता सकता है? एक्स नॉट माइनस एक्स। बस इतनी सी बात पूछ रहा हूँ, बस एक्स नॉट माइनस एक्स टी होल स्क्वायर। देख लो जिन लोगों को नहीं समझ में आ रहा है। बराबर फाइनल काइनेटिक एनर्जी बताओ? 0। फाइनल पोटेंशियल एनर्जी बताओ? हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। सही लिखा हुआ है? नहीं, सॉल्व करो इसके आगे का खुद, मैं नहीं करूंगा। बीटी लगाओ, एक्सटी लगाओ, सॉल्व करो, बताओ ये बराबर कितना आ रहा है? सॉल्व करो। ये पिक्चर बनानी है तो ये बना लो।
काइनेटिक एनर्जी जब तक खत्म नहीं होगी तब तक वो अपने एक्सट्रीम पर नहीं पहुंचेगा, इसलिए ये जीरो टर्म है। किसी ने सॉल्व किया? एक्स नॉट एक्स पी और बीटी की वैल्यू डाल दी। 2x नॉट टू एक्स नॉट साइन ओमेगा टी साइन ओमेगा टी बाई 2। वेरी नाइस, किसने भी सॉल्व किया होगा, अच्छी बात है। देखो यहाँ तक सब लोग पहुंच जाओगे, अच्छा रहेगा। जिन लोगों का नहीं हुआ है वो केवल वैल्यू डाल दे, आ जाएगा। आप बता सकते हो कि अगर t बहुत छोटा हो, उसमें लिखा हुआ t इज मच लेसर देन m अपॉन k, है ना। तो सबसे पहले अभी स्पेशल केसेस करेंगे, पहले आप लोग यहाँ तक पहुंचो। कुछ लोग पहुंच गए नहीं यहाँ तक? हो गया सर। हो गया। आस्था हो गया, आकृति, आस्था जैन, आस्था मीना, तो कर रही हूँ। करो बेटा करो, रुको नहीं। अभिषेक, सर क्या रूट 2 नहीं आएगा क्या 2 की जगह? 2 की जगह नहीं 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 आएगा। ये देखो ना, यहाँ से आप लोग लगाओगे जब ये, तो 4 का अंडर रूट निकालोगे तो 2 ही आएगा। करके दिखाऊं क्या? नहीं करो। करके देखो बेटा, ये सब कुछ हमसे करवा लोगे ना, पता ही मजा नहीं आएगा हमें। बेमन चलूंगा फिर मैं, मेरे मन नहीं है इसको करवाने। क्या आप मुझे ये बताओगे, ये तो जनरल आर्टिकल हो गया कि स्प्रिंग अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है कुछ देर के लिए तो उसका एम्पलीट्यूड कितना हो। अब इस क्वेश्चन पे आते हैं, तो उस क्वेश्चन को करने के लिए हम स्पेशल केसेस करते हैं कुछ, जिसमें अपना क्वेश्चन भी आ जाएगा। पहला स्पेशल केस, इफ t is much lesser than small m upon k, अगर ये है तो एम्पलीट्यूड बता सकता है कोई कितना आएगा? ओमेगा टी बहुत छोटा हो जाएगा ना उस वक्त, और साइन ओमेगा टी अपॉन 2 को लगभग क्या लिख सकता हूँ? ओमेगा टी अपॉन 2, तो 2x नॉट ओमेगा टी अपॉन 2। वैल्यू डाल दे, x नॉट की वैल्यू क्या थी? क्यू ई बाई के। ओमेगा की वैल्यू अंडर रूट के बाई एम, तो क्यू ई टी अपॉन अंडर रूट के एम हो गया आंसर। नहीं, अरे हाँ या ना? यस सर। आंसर बताओ कौन सा है? डी ऑप्शन करेक्ट। लेकिन ये आंसर नहीं होता, इस क्वेश्चन को कई बार पूछा जा सकता है और इस क्वेश्चन से बहुत कंसेप्चुअल बातें निकल सकती हैं। अगर आप इसको, इससे इंटरेस्टिंग रिजल्ट और भी हो सकते हैं। आप मुझे बताना, अगर t की वैल्यू 2 पाई अंडर रूट m अपॉन k के बराबर हो जाए तो a कितना हो? यहाँ लगाओ t की वैल्यू 2 पाई अंडर रूट m अपॉन k, a कितना हो जाएगा? जीरो। निकला है 0? हाँ सर। क्या जस्टिफाई हो रहा है? एम्पलीट्यूड जीरो। एम्पलीट्यूड 0 जरा इस पिक्चर में जस्टिफाई करके बताओ। अगर टाइम पीरियड पूरा दे दें, अगर स्विच ऑफ करने में समय है, एक पूरे टाइम पीरियड के लिए अगर मैं इसको ऑन रखूं तो क्या होगा? तो एम्पलीट्यूड 0 होगा बाद में। अच्छा एक बात बताओ, अगर ऑन रखूंगा तो टाइम पीरियड में क्या होगा? ये जाएगा, कैसे जाएगा? ये न्यू वाली पोजीशन है, ठीक है, न्यू मीन। यहां चला, एक टाइम पीरियड तो ऐसे ही कंप्लीट होगा, नहीं? क्यों? यानी वापस स्प्रिंग कहां पे आ जाएगा? वापस स्प्रिंग कहां पे आ जाएगा? अपनी रिलैक्स पोजीशन पे। रिलैक्स पोजीशन पे आने के बाद स्प्रिंग क्या होगा? यहां पर वेलोसिटी कितनी हो चुकी होगी? 0, क्योंकि ये इसका एक्सट्रीम है। और रिलैक्स लेंथ भी 0, मतलब x भी 0 हो चुका होगा, मतलब खुद ये बिना खुला हुआ होगा, पोटेंशियल एनर्जी भी खत्म हो चुकी होगी, काइनेटिक एनर्जी भी खत्म हो चुकी होगी। क्यों?
रेस्ट पे आ जाएगा पीछे आके। इसके बाद अगर स्विच ऑफ कर दोगे फील्ड को तो फिर हिलेगा ही क्यों अपनी जगह से? ना इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी, ना इसके अंदर काइनेटिक एनर्जी, क्यों हिलेगा? हिलेगा नहीं मतलब फर्दर फिर कोई मोशन ही नहीं होगी, देयर इज नो फर्दर मोशन। दैट्स व्हाई A is equal to 0। दिस इज द रीजन। समझ में आया नहीं आया? ये और भी इंटरेस्टिंग हो सकता है, कोई अगर इस तरीके से पूछेगा तो ये अच्छा सवाल इसलिए हो सकता है क्योंकि फिर कैलकुलेशन करने की भी जरूरत नहीं, ये कॉमन सेंस से आंसर दिया जा सकता है। क्यों? अगर एक पूरे टाइम पीरियड के लिए इसको छोड़ दें तो एम्पलीट्यूड कितना होगा? 0 होगा, फर्दर जो मोशन होगी इसका आंसर 0 होगा। सही है मेरी बात? अच्छा चलो आधे टाइम के लिए अगर छोड़ दें तो क्या होगा? कितने टाइम के लिए क्या होगा? 2x नॉट। एक बार बेटा बता देता हूँ। तो एम्पलीट्यूड कितना आएगा इस केस में? 2x नॉट। इसको एक्सप्लेन कर सकते हो? क्या हो रहा होगा पता है? ये न्यू वाला था और ये स्प्रिंग यहाँ चालू हुआ, ठीक है, खींचने लगा। बताओगे आधा टाइम पीरियड कहाँ खत्म होगा? ये x नॉट दूरी है, कितनी देर बाद आधा टाइम पीरियड खत्म होगा? जब ये यहाँ होगा, है ना? जब ये यहाँ होगा और अब फील्ड स्विच ऑफ हो गई तो यानी कि स्प्रिंग कहाँ पहुंच चुका होगा? कितना खिंच चुका होगा यहाँ? और अब मीन पोजीशन कौन सी हो गई होगी? मीन पोजीशन अब कौन सी हो गई होगी? ये वाली। 2x नॉट। ये इससे कितनी दूरी पर है? यहाँ पर वेलोसिटी कितनी हो चुकी होगी? 0, क्योंकि ये इसका एक्सट्रीम था, ये वाला पॉइंट इस मीन पोजीशन का एक्सट्रीम था, तब तक यहाँ पे 0 हो चुका होगा। फिर 0 से लौटना चालू होगा तो ये इसका यानी कि 2x नॉट के ऑसिलेशन चालू हो जाएंगे, मतलब ऐसे। नहीं समझ में आई? ये वाला समझो, ये टाइम पीरियड कंप्लीट होने का मतलब ऐसे गया। मेरा पेन देखो, अच्छा इधर देखो, इसमें और मजा आएगा। यहाँ चलना चालू हुआ, ये गया और अब यहाँ पे स्विच ऑफ कर दी। अब फर्दर क्यों हिलेगा? नहीं हिलेगा क्योंकि यहाँ पे ये अपनी पुरानी पोजीशन में आ गया, रिलैक्स पोजीशन में आ गया और काइनेटिक एनर्जी भी खत्म हो गई। क्यों? काइनेटिक एनर्जी मीन पोजीशन पे ज्यादा होती है, एक्सट्रीम पर 0 होती है। ना काइनेटिक एनर्जी ना पोटेंशियल एनर्जी, तो ये भागेगा ही नहीं यहाँ से, इसलिए एम्पलीट्यूड 0। लेकिन थर्ड केस में देखो, ये यहाँ से यहाँ पहुंचा और यहाँ स्विच ऑफ कर दिया फील्ड को। यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी खत्म हो चुकी है लेकिन पोटेंशियल एनर्जी बहुत ज्यादा हो चुकी है क्योंकि स्प्रिंग बहुत खिंच चुका है। कितना खिंच चुका है? 2x नॉट। अब यहाँ से अगर छोड़ोगे तो ये 2x नॉट एम्पलीट्यूड की मोशन करने लगेगा। नहीं तो ये तो और भी इंटरेस्टिंग हो सकता है केस। नहीं समझ में आई? अच्छा एक बात बताओ, अगर इसको यहाँ पे ले जाके छोड़ दें तो इस मीन पोजीशन से कितना खींचने दें जब तक ये अपनी ओल्ड न्यू मीन पोजीशन तक ना पहुंच जाए? यहाँ पे अगर फील्ड स्विच ऑफ कर दें तो बताओ क्या होगा? तो ये फर्दर आगे बढ़ेगा नहीं? अगर फील्ड स्विच ऑफ कर दें तो फर्दर आगे बढ़ेगा या नहीं? बढ़ना चाहिए। क्यों? वेलोसिटी मैक्सिमम होगी यहाँ इसके अंदर वेलोसिटी मैक्सिमम होगी इस दौरान, है ना? तो ये केस भी देखो, अगर मैं क्या करूं, t बराबर चौथाई टाइम पीरियड लगा दूं, चौथाई मतलब π/2/m/k, कितना आएगा? a जरा निकालना इस फार्मूले से। √2x नॉट मतलब x नॉट से ज्यादा हुआ है कम? x नॉट से ज्यादा हुआ यानी कि आगे जाके रुकेगा। यानी देखो पेन को देखना जरा, ये जा रहा था अचानक से यहाँ फील्ड स्विच ऑफ कर दी, तो थोड़ा आगे जाके तब पीछे लौटे। नहीं समझ रहे? नहीं समझ में आया अभी भी? समझ आ गया सर। मुझे लगता है अब आप लोगों को लगा होगा कि हाँ क्वेश्चन में दम है। केवल अकेले इस क्वेश्चन से 20 क्वेश्चन बना सकता हूँ, आप लोगों के लिए कई तरीके से क्वेश्चन को पूछ सकता हूँ। फिलहाल ये क्वेश्चन एक ही बार आया है आज तक 2011 में, इससे रिलेटेड अभी तक कोई क्वेश्चन नहीं आया, तो कभी भी आ सकता है। नए तरीके से पूछा जा सकता है, क्वेश्चन को फ्रेम किया जा सकता है अच्छे तरीके से। तो मुझे ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन लगता है, इसलिए आप लोगों को मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट डलवाया है क्वेश्चन। क्लियर है? यस सर। यस सर। ठीक है, अब जरा एक दो क्वेश्चन कुछ अलग टाइप के भी देख लेते हैं, लेकिन मैं आप लोगों को पहले असाइनमेंट खोल के दिखाता हूं।
कोई छोड़ना नहीं क्लास को भी। ये देखें आप, इसमें तो मुझे लगता है कि मैंने हर तरीके का क्वेश्चन को टच कर ही दिया है। ये वाले में सेकंड पार्ट में देखते हैं। ये 34 नंबर क्वेश्चन देखिए। फोर नंबर क्वेश्चन जस्ट 2020 में आया हुआ क्वेश्चन। ये दिख रही है आपको स्क्रीन? हाँ सर। ये देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, मतलब बनाने वाले ने भी बहुत अच्छे से बनाया है, अच्छा लगा क्वेश्चन मुझे। A particle of mass small m moves in a one-dimensional potential. Potential is given Vx is equal to F naught mod x. That is F naught x if x is greater than 0 and x naught minus x when x is less than 0. Am I correct? Now corresponding to this potential, what is the force? कोई बता सकता है फोर्स कितना होगा? अरे पोटेंशियल अगर ये है तो फोर्स कितना होगा? एफ नॉट और माइनस एफ नॉट ना, माइनस एफ नॉट और एफ नॉट, माइनस का ग्रेडियंट ऑफ v बता रहे होगे ना, f इज इक्वल टू माइनस के ग्रेडियंट ऑफ v। क्या गलत हो रहा है क्या? यानी अगर मैं पिक्चर आपको ड्रॉ करूं, ये x है और ये f है ना, पोटेंशियल v है, तो ये तो कुछ ऐसा हुआ। और अगर फोर्स की बात करूं तो फोर्स कैसी हुई? x इज ग्रेटर देन 0 पे ये माइनस एफ नॉट, x इज ग्रेटर लेस देन 0 पे प्लस एफ नॉट। सही है नहीं? यही तो क्वेश्चन है। कितनी अच्छी बात है। अगर पार्टिकल यहां हुआ तो इसमें फोर्स कितना लगेगा? प्लस एक्स डायरेक्शन में, माइनस एक्स डायरेक्शन में? प्लस एक्स डायरेक्शन में। और अगर पार्टिकल यहां हुआ तो फोर्स कितना है? नेगेटिव एफ नॉट, यानी उल्टी डायरेक्शन में। इसलिए यहां ऑसिलेटरी मोशन होगी, ये बात तो पक्की है। ये बात तो यहां पक्की, क्योंकि यहां पर ये फोर्स हर रीजन में रेस्टोरिंग फोर्स का काम कर रहा है, इसलिए ऑसिलेटरी मोशन तो होगी। तो सी ऑप्शन तो गलत हो गया जी, ऑप्शन सी शुड बी इनकरेक्ट। लिखा है पार्टिकल बिगिंस फ्रॉम रेस्ट एंड इज एक्सेलरेटेड अलोंग द पॉजिटिव एक्स एक्सिस सच दैट x इज इक्वल टू x नॉट प्लस f नॉट t स्क्वायर अपॉन 2m। ये गलत हो गया। तो पहली बात तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी होगी। अब जो भी होगा इनमें तीनों में से कोई एक ऑप्शन होगा या तीनों में, देखते हैं क्या होगा। ठीक है, अब पहले आप बताएं मुझे, अगर एफ नॉट फोर्स लग रहा है तो पी से क्यू तक आने में लगा समय कितना होगा? एट एक्स इज इक्वल टू 0, टी इज इक्वल टू 0, इट इज एट एक्स इज इक्वल टू एक्स नॉट। लिखा हुआ है ना साफ साफ, तो मैं बना लेता हूं इसको। ये तो अपना हो गया ओरिजिन, और ये जगह हो गई एक्स इज इक्वल टू एक्स नॉट। और ये सवाल कह रहा है टी इज इक्वल टू टी नॉट, टी इज इक्वल टू 0, एक्स नॉट इज इक्वल टू एक्स नॉट व्हिच इज ग्रेटर देन 0, यानी कि यहाँ कहीं है इनिशियली पार्टिकल। और इसके अंदर वेलोसिटी कितनी है? एक्स नॉट इज इक्वल टू 0, यानी रेस्ट से स्टार्ट किया है, ये भी बता रहा है। अब बताइए भाई टाइम पीरियड क्या होगा, कितना एम्पलीट्यूड होगा, ऑसिलेटरी मोशन होगी तो क्या होगा? भाई ये क्या होता है, एम्पलीट्यूड कितना होगा? एम्पलीट्यूड तो पूछा भी नहीं है। एम्पलीट्यूड इसका मतलब एक्स नॉट ही होगा। एक बार बताओ, अगर इसे मैं पी मार्क कर लूं, इसे क्यू मार्क कर लूं, तो पी से क्यू तक आने में लगा समय क्या होगा?
वो एक्सेलरेशन तो ये हो गया। और कांस्टेंट एक्सेलरेशन अगर हो रहा है तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन में पार्टिकल के अंदर लगा दूं एक्स, एस बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर। मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक आने में लगा समय कितना, t0 है या t1 है, तो यहाँ से t1 कितना आ जाएगा, 2x0 अपॉन f0 2x0 m अपॉन f0 का स्क्वायर रूट। ये टाइम लगा, तो टोटल टाइम पीरियड क्या होगा, P से Q तक आने में लगा समय अगर ये है तो ये चौथाई समय हुआ, 4 टाइम्स T1 होगा ना। कितना टाइम पीरियड होगा, फ्रीक्वेंसी क्या होगी, 2 पाई अपॉन T, यानी कि 2 पाई अपॉन 4 अंडर रूट 2x0 m अपॉन f0। तो यहाँ से निकल जाएगा पाई बाई 2 अंडर रूट f0 अपॉन 2x0 m। सही है। अब आप चेक करो कौन सा ऑप्शन सही है। एंगुलर फ्रीक्वेंसी पार्टिकल अंडर गो सिंपल हार्मोनिक मोशन अबाउट द ओरिजिन विद फ्रीक्वेंसी ओमेगा इज इक्वल टू दिस। इज इट करेक्ट? इज दिस मोशन इज सिंपल हार्मोनिक? इज दिस मोशन इज सिंपल हार्मोनिक? सोचो आप, सिंपल हार्मोनिक है क्या? P से Q तक एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, P से Q तक मोशन एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। एक मिनट रुकना बेटा। हाँ बेटा, 4 टाइम्स T1 क्यों हुआ? क्योंकि जैसे P यहाँ है वैसे इधर भी P डैश ही होगा ना कोई। जैसे ये T1 आने में लगा समय, T1 यहाँ लगा होगा, फिर T1 लगा होगा, फिर T1 लगा होगा, तभी तो वापस लौट के आएगा यहाँ P पे। ठीक है, आप मुझे बताओ, इज दिस मोशन इज सिंपल हार्मोनिक? क्या है ये, सिंपल हार्मोनिक है कि नहीं है? हाँ या ना में कुछ तो जवाब दो। कुछ लोगों ने यस सर दिया है जवाब, और कोई बताएगा कुछ? नो सर, नहीं होगा सर। एक्सीलरेशन पोजीशन पे तो डिपेंडेंट नहीं है। बिल्कुल सही बात है। कांस्टेंट एक्सेलरेशन कोई थोड़ी सिंपल हार्मोनिक मोशन को रिप्रेजेंट करता है। तो ये बड़ी अच्छी बात है, सिंपल हार्मोनिक नहीं है। पहला ऑब्जेक्टिव देखने को मतलब ही नहीं हुआ। दूसरा ऑब्जेक्टिव, एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन ऑफ पार्टिकल इज ओमेगा इज इक्वल टू पाई बाय 2 अंडर रूट f0 अपॉन 2m x0। बी सही है? सही है। यस सर। डी क्या है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन इज नॉट डिपेंडेंट ऑन टाइम। गलत है, टाइम पर मास पे तो डिपेंडेंट ही है। ओमेगा जो आ रही है वो m पे डिपेंडेंट आ रही है ना। नहीं समझ में आया? क्लियर है? कुछ पूछना है किसी को? सर ये 4T1 कैसे लिया? 4T1। 4P1 4T1। यस सर। अरे ऑसिलेशन का एक पार्ट ही तो दिखाया था मैंने, P से Q तक। पहले P से Q तक आएगा, फिर Q से P डैश तक जाएगा, फिर P डैश से Q तक आएगा, फिर Q से P तक जाएगा। 4 बार है यात्रा। ओके सर। और किसी कुछ कहना है? सी ऑप्शन एक बार एक्सप्लेन कर दो। सी ऑप्शन तो बेटा गलत ही है ना, वो कह रहा है पार्टिकल रेस्ट से एक्सेलरेट हो रहा है टुवर्ड्स पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। गलत हो गया ना? हाँ एक्सेलरेट हो रहा है, उल्टी डायरेक्शन में एक्सेलरेट हो रहा है ना? चले आगे बढ़े, चले आगे बढ़े। चलिए, बहुत सारे क्वेश्चन हुए स्मॉल ऑसिलेशन से रिलेटेड। आई थिंक आपको समझ में भी आए होंगे। थोड़ा लार्ज ऑसिलेशन और पढ़ लेते हैं, हालांकि ये बहुत टेढ़ा टॉपिक है। नहीं, ऐसा नहीं है बेटा शिवम, ये ऑसिलेशन फोर्स में डिसकंटिन्यूटी की वजह से कह सकते हो, या फिर ये कह लो कि फोर्स अपना बिहेवियर चेंज कर रहा है, उस वजह से हो रहा है। अगर यही क्वेश्चन में थोड़ा सा और बदल दूं ना, जैसे यहाँ पे ये f0 mod x कर दूं और f0 को नेगेटिव नंबर कर दूं, पता है पूरा सीन बदल जाएगा। क्या कहते हो? अगर इस पॉजिटिव को नेगेटिव कर दूं तो पता है क्या आंसर सही हो जाएगा?
कौन सा आंसर सही हो जाएगा? ऑप्शन सी। सही हो जाएगा। केवल एक पॉजिटिव का नेगेटिव करते ही सी सही हो जाएगा, क्योंकि ये ग्राफ पलट जाएगा, ये वाला ऊपर आ जाएगा, ये वाला नीचे आ जाएगा। अब एरो भी पलट जाएंगे, पार्टिकल अंदर की तरफ को नहीं बाहर की तरफ को भागेगा। ठीक है, तो स्टेटमेंट में ये एफ नॉट अगर पॉजिटिव की जगह नेगेटिव हो जाए तो पूरा खेल बदल जाएगा। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बेटा। सर ये पिछला वाला क्वेश्चन था, उसमें हमसे कोई चार्ज पार्टिकल हो रहा कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रिक फील्ड की पोलैरिटी हम चेंज कर रहे हैं, तो सेम क्वेश्चन बनेगा ना? कौन सा? अच्छा ये वाला। हाँ सर, इसी मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया है कांस्टेंट, हाँ, पोलैरिटी हम चेंज कर रहे हैं। बनेगा, बार बार पोलैरिटी बदल रहे हैं, ऐसे कह लो। चलिए फिर से सिंपल पेंडुलम पे आ जाते हैं। तो भाई इक्वेशन ऑफ मोशन क्या थी, कुछ याद है किसी को या भूल गए सब? बोलो, नहीं तो होगी भाई। अगर कंडीशन ना लगाओ, अब मैं लैग्रेंज लैग्रेंज लिख के नहीं दिखा रहा हूँ, आप लोगों को समझ में आ ही रहा होगा क्या लिखा हुआ है। यस सर। भाई अब की बार बस एक शर्त है कि थीटा बहुत छोटा नहीं है, थीटा अब बस बड़ा थीटा है ना, लार्ज ऑसिलेशन हो रहे हैं, इसका एम्पलीट्यूड ज्यादा है। ठीक है, ठीक है ना। अब हमारे पास ये शर्त नहीं लगाई है, इसमें ये शर्त नहीं है कि भाई थीटा जो बहुत छोटा है, if थीटा इज वेरी लार्ज देन यू कांट राइट sin थीटा इज इक्वल टू थीटा। सो टोटल एनर्जी कितनी होगी जरा बताओगे? हाफ एम एल स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर, ये तो काइनेटिक एनर्जी थी। और पोटेंशियल एनर्जी याद हो आप लोगों को, एम जी एल 1 माइनस कॉस थीटा थी, याद आ रहा है? ये काइनेटिक एनर्जी थी और ये पोटेंशियल एनर्जी थी, याद आ रहा है कुछ नहीं? ये टोटल एनर्जी किसके बराबर हो जाएगी? एम जी एल 1 माइनस कॉस थीटा नॉट के बराबर हो जाएगी, अगर मैं एनर्जी कंजर्वेशन लॉ लगा दूं पी और क्यू के बीच में। मतलब एक तरीके से एनर्जी कंजर्वेशन लॉ लगाया है मैंने पी और क्यू के बीच में। ये पी पर एनर्जी है और ये क्यू पर एनर्जी है। काइनेटिक एनर्जी खत्म हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी रह जाएगी। नहीं समझ में आई? जरा ये आप मुझे बताओ, यहाँ से हाफ आप कैंसिल कर दे रहा हूँ, एम उड़ा दे रहा हूँ, तो थीटा डॉट कितना आ जाएगा यहाँ से? जीएल जीएल भी कैंसिल हो गए, 1 1, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 2g बाई एल कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा नॉट। दिख रहा नहीं? यस सर। कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा नॉट। तो यहाँ से डी थीटा अपन डी टी इक्वल टू कितना आ जाएगा? दोबारा लिखने की जरूरत भी नहीं है, आप वहीं पे लिख दो थोड़ा सा। तो डी थीटा के नीचे ले जा रहा हूँ इसको मैं। ठीक है, इंटीग्रल कर दूं, t is equal theta is equal to 0, t is equal to 0 और at t is equal to t by 4, मतलब टाइम पीरियड का टाउ से टाइम पीरियड को रिप्रेजेंट कर दूं, टाउ तो थीटा कितना हो चुका होगा? थीटा नॉट। अरे भाई यहां से यहां तक जाने में लगा समय निकाल ले रहा हूं मैं, तो टोटल टाइम पीरियड 4 गुना हो जाएगा, मतलब टाउ हो जाएगा। तो यहाँ से आप सॉल्व करो, इंटीग्रल कैसे करोगे? cos थीटा की वैल्यू लगा दो 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा, 1 1 दोनों में से कैंसिल हो जाएंगे, कितना आ जाएगा? जिसको नहीं समझ में आएगा वो मुझसे पूछेगा, लेकिन अपनी कॉपी पे करता रहेगा, तब आप मुझसे पूछोगे।
ये तो सीधे ही लिख देता हूँ, t/2 हो जाएगा τ/2, तो ये हो जाएगा 0 to थीटा नॉट d थीटा अपॉन साइन थीटा नॉट अपॉन 2 बाहर, अंदर बचेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा/2 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा नॉट अपॉन की होल पावर 1/2 अंडर रूट g अपॉन l इंटू τ/2। देखो इस इंटीग्रल को सॉल्व कर लोगे कोई? इसको अगर नीचे वाले को t मान लूं या कुछ मान लूं, साइन फाई मान लूं, मतलब लेट साइन थीटा/2 अपॉन साइन थीटा नॉट अपॉन 2 इज इक्वल टू कुछ मान लेता हूँ k या फाई मान लेता हूँ, साइन फाई। तो यहां से अगर मैं डिफरेंशिएट करूंगा तो आएगा साइन थीटा का कॉस थीटा नॉट थीटा/2 इंटू 1/2 अपॉन साइन थीटा/2 इज इक्वल टू कॉस फाई डी फाई। यहाँ डी थीटा भी आएगा, ठीक है। तो आपने इंटीग्रल में डाल दे तो कितना हो जाएगा 0 to 0 लगाऊंगा, 0 साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, 0 लगाऊंगा तो फाई 0 आएगा, और थीटा नॉट लगाऊंगा तो ये 1 आ जाएगा। साइन फाई 1 कब होता है? जब फाई कितना हो π/2, और डी थीटा ऊपर था, डी थीटा की जगह लगा दूं कितना 2 साइन थीटा नॉट अपॉन 2 इंटू कॉस फाई डी फाई अपॉन कॉस थीटा/2, यही तो आएगा। डी थीटा यहां से अगर निकालूं तो, और नीचे इस इंटीग्रल में क्या था, डी फाई की जगह तो ये हो गया साइन थीटा नॉट 1 माइनस साइन फाई स्क्वायर होल रेज़ टू द पावर 1/2 इज इक्वल टू अंडर रूट g/l τ/2। तो यहां से उठा के टाउ इज इक्वल टू लिखूंगा तो क्या लिखूंगा 2 इंटू अंडर रूट l अपॉन g इंटीग्रल, ये वाले 2 से मिलेगा तो ये 4 बन जाएगा, इंटीग्रल 0 to π/2, ये वाला इससे कैंसिल हो गया, और ये वाला इससे कैंसिल हो गया। ध्यान से देखो ये पूरा 1 माइनस साइन स्क्वायर फाई कॉस स्क्वायर फाई होता है, अंडर रूट होकर कॉस फाई आएगा, पूरा कैंसिल हो जाएगा। क्या बचता है नीचे डी फाई अपॉन कॉस थीटा/2 बचता है ना, डी फाई अपॉन कॉस थीटा/2। कॉस थीटा/2 अगर देखूं तो यहाँ से आएगा कितना 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा/2, साइन स्क्वायर थीटा/2 आएगा कितना साइन स्क्वायर फाई थीटा नॉट अपॉन 2 इंटू साइन स्क्वायर फाई होल पावर 1/2। पाई अंडर रूट g/l, नहीं अभी पाई कहाँ गया, पाई तो आई नहीं इसमें। और अगर मैं साइन थीटा/2 को k मान लूं तो टाउ इज इक्वल टू हो जाएगा 4 टाइम्स अंडर रूट l अपॉन g 0 to π/2 डी फाई। आप लोग सोच रहे हो पता नहीं क्या कर रहे हैं सर आज, ये किस तरीके का इक्वेशन निकालने की कोशिश कर रहे हैं। अभी मैं आपको बता रहा हूँ ना क्या है ये झाड़, ये सॉल्व मुझसे भी नहीं होगा। आप लोग सोच रहे हो कि ये थोड़ी देर बाद सॉल्व हो जाएगा, तो मैं आपको बता दूं ये जो इंटीग्रल आया हूँ ना, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है इलिप्टिक इंटीग्रल, इसको बोलते हैं इलिप्टिक इंटीग्रल। आप गूगल पे डाल के देखो इलिप्टिक इंटीग्रल, तो आपको इसकी डायरेक्ट वैल्यू मिल जाएगी, ये निकाल नहीं पाओगे। ये इस तरीके के इंटीग्रल आप लोगों को निकालने के लिए पावर सीरीज मेथड यूज करना पड़ता है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इंटीग्रल 0 to π/2
1 minus k square sin square phi raised to the power 1 by 2 minus 1 by 2 d phi is called as elliptic integral of first kind. Here integral 0 to pi by 2 1 minus k square sin square phi upon 2 में phi whole raised to the power minus 1 by 2 is called as elliptic integral. Elliptic integral of first kind. तो हम निकाल नहीं पाएंगे, लेकिन इसका आंसर बता देते हैं हम आपको। 2 पाई अंडर रूट L अपॉन G 1 प्लस थीटा नॉट स्क्वायर अपॉन 16 प्लस थीटा नॉट रेस्ट टू द पावर 4 11 अपॉन 3072 प्लस एंड सो ऑन। आप देख रहे होंगे कोई सीक्वेंस नहीं है। आप आगे की टर्म भी देख सकते हैं। इस तरीके के इंटीग्रल आप लोग मैटलैब वगैरह से, सॉफ्टवेयर वगैरह से निकाल सकते हैं, अदरवाइज आपसे लोगों से नहीं निकलेगा। क्या हुआ बेटा? 11 है ना वो? 11 अपॉन 3072 डाल के देखो गूगल पे फटाफट, या मैं खुद ही डाल के दिखाऊंगा अभी। सर इसको सॉल्व कैसे करते हैं? मैंने बताया ना, हर इंटीग्रल आपको अगर सॉल्व करना आ जाए तो ये मैटलैब, मैथकैड, मैपल, प्रोग्रामिंग, ये सब किस लिए? अपने लोगों को नहीं होगा, न्यूमेरिकल इंटीग्रल से होता है। तो इसका मतलब हम लोग जो बुक्स पढ़ते हैं इसमें इलेक्ट्रिकल इंटीग्रल का किसी भी बुक में कोई कॉन्सेप्ट है? हाँ हाँ मिल जाएगा आराम से। मैं अभी दिखाता हूँ, रुको एक मिनट। आप लोग नोट करो जब तक। ये एलिप्टिक इंटीग्रल दिख रहा है आप लोग? ये इस टाइप का इंटीग्रल ही तो आ गया था, दिख रहा है नहीं? इलिप्टिकल, इनकम्प्लीट इलिप्टिकल इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट काइंड। तो इसका सोल्यूशन जो है बहुत निकालने को, अगर अपनी पे आ जाओगे तो कंप्यूटर क्या है तो बनाया हुआ अपना ही मामला, सॉल्व तो हो ही जाएगा, लेकिन ये आसान नहीं है। देख रहे हो, ये किसी ने जो प्लॉट करके दिखाया है फर्स्ट काइंड का, ये मैटलैब वगैरह से ही प्लॉट करके दिखाया होगा 0 to pi by 2 पे, पावर सीरीज मेथड से। ये देख रहे हो, ये आ रहा है, देखो ये रहा, ये सोल्यूशन आ रहा है। तो 1/2 तो ये हो गया कितना? लेकिन ये किसका है? के की वैल्यू क्या है? sin थीटा अपॉन नॉट 2। ये अभी मैं दिखाता हूँ, इसमें बहुत सारा मैथमेटिक्स करा, ये प्रोग्रामिंग से ही गया होगा, किसी ने भी किया होगा। सिंपल पेंडुलम डाल दो। लोग अभी भी रिसर्च पेपर लिखते ही रहते हैं। देखिए आप, जैसे 2010 में भी रिसर्च पेपर लिखे गए हैं, ये देखिए आप। इसमें लेकिन ये देखिए आप बनाए हुए, ये सब होंगे किससे? आप लोग क्लास छोड़ना चाहे छोड़ सकते हैं, क्योंकि इतना ही पढ़ाना है मुझे। बाकी जो लोग इंटरेस्टेड हो वो देखें, बाकी छोड़ सकते हैं क्लास। ये देखिए, इसमें मैटलैब में मैपल और मैथमेटिका से किया हुआ है। सर स्लाइड दिखा दीजिए। हाँ बेटा दिखा दीजिए। अभी लार्ज ऑसिलेशन शुरू किया है, कल मोस्ट प्रोबेबल लार्ज ऑसिलेशन खत्म हो जाएगा
और आप लोगों को कल मैं वेरिएशनल प्रिंसिपल भी कराऊंगा, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, आप लोग जरूर आना। लार्ज ऑसिलेशन में कितने सारे क्वेश्चंस रहेंगे? कम से कम 10 क्वेश्चन तो होंगे ही, 10 क्वेश्चन होंगे बेटा कम। सर लार्ज ऑक्सीलेशन में आपने जो 0 to tau by 4 आपने लिया है, मतलब आपने टोटल एक पीरियड को मतलब टाउ मान लिया है, तो उसका आधा का आधा आपने टाउ बाई 4 लिया है, मतलब थीटा नॉट। तो आपको कैसे मालूम चला उस थीटा नॉट में जाके एक टाउ बाई 4 ही होगा? बेटा सिमेट्रिक ऑसिलेशंस है ना, वही ऑसिलेशन तो सिमेट्रिक ही होंगे, पेंडुलम को लटका दोगे तो हाँ तब तो होगा। जितना इधर जाएगा उतना इधर भी जाएगा, जितनी देर में जाएगा उतनी देर में आएगा, ये तो कॉमन सेंस से मैंने सोच लिया। पर सर इधर जो एक्सट्रीम जो है, मतलब थीटा नॉट का जनरल वैल्यू कितना होता है? मतलब थीटा नॉट का मतलब थीटा का आधा है, मतलब इसका वैल्यू मतलब थीटा नॉट का ऊपर तो डिपेंड करता है ना टाउ बाई 4 कितना, मतलब टाउ कितना हो, मतलब होगा या नहीं होगा। नहीं, तो आपने कुछ भी हो सकता है थीटा नॉट का, 10 डिग्री 20 डिग्री। अच्छा, तो आपने पकड़ लिया टाउ बाई 4 में वो चीज एक्सट्रीम होगा, उसको लेकर चल। मतलब कितना भी होगा वो, लेकिन होगा टाउ बाई 4 पे। ओके सर। सर स्लाइड नंबर 17 दिखा दीजिएगा। और सर लास्ट डे का आपने जो प्रॉब्लम किया था उसका थोड़ा सा ब्रीफ कर दीजिए सर, बहुत कंफ्यूज हो चुका हूं ऑलरेडी। नहीं, कंफ्यूज होने की वजह क्या थी कि मैंने ही आप लोगों को कंफ्यूज कर दिया। बेसिकली मैं भी उसी लहजे से कर रहा जिस लहजे से आज बता रहा हूँ। पहला क्वेश्चन ना, हाँ सर एकदम सिंपल है बिल्कुल। आपने बैलेंस किया जब इसे, तो पता चला आपने के का काम कौन कर रहा है, वाई अपॉन एल, बस। उसके बाद इस पे कितना भी मास क्यों ना लटका हो, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट थोड़ी बदल जाएगा। अरे स्प्रिंग खींचे चला खींचे, स्प्रिंग कांस्टेंट तो वही रहेगा। तो इसलिए अगला काम कुछ नहीं करना है, के तो पता ही है, मास m/2 कर दिया है, तो k बाई m/2 आंसर हो जाएगा स्क्वायर रूट में, के की वैल्यू डाल दो। ओके सर। सर एक बार 9 स्लाइड दिखा दो, छूट गया। 9th वैसे एक्स्ट्रा स्लाइड है ये। सर 15th। सर 14 स्लाइड पे जो a = 0 वाला पार्ट है, एक बार बता देंगे। a = 0 वाला पार्ट, यस सर। मैं कह रहा हूँ अगर पूरे टाइम पीरियड के लिए छोड़ देंगे तो ये वापस उसी जगह पे आ जाएगा जिस जगह से चला था, और अगर वापस उसी जगह पे आ जाएगा, फील्ड भी स्विच ऑफ हो जाएगी, तो ये अपने मीन पोजीशन पे आ जाएगा। अब ना इसके पास काइनेटिक एनर्जी है ना पोटेंशियल एनर्जी, तो ये फर्दर मोशन नहीं करेगा। लो सर। सर क्वेश्चन नंबर 34 ओवरव्यू कर दीजिए सर। क्या चीज? 34। हाँ ये सामने है ना, इसमें Vx पता है हमें, Fx पता कर लिया। Fx का बिहेवियर कैसा है, ग्रेटर देन 0 पे तो -F0 है, और लेस देन 0 पे +F0 है। यानी पार्टिकल जब -x एक्सिस पे है तो आगे की तरफ को फोर्स लग रहा है, और जब +x एक्सिस पे है तो ये पीछे की तरफ को फोर्स लग रहा है। ओके। तो ऑसिलेटरी मोशन होगी पहली बात तो, लेकिन सिंपल हार्मोनिक नहीं होगी, क्योंकि कांस्टेंट फोर्स है एक रीजन में, फोर्स कांस्टेंट है ना। तो हमने एक तरफ कितना टाइम लग रहा है वो निकाल लिया, उसका 4 गुना कर दिया। सिंपल एसएचएम क्यों नहीं होगी सर? एसएचएम तो कंडीशन, एसएचएम की मेन कंडीशन क्या होती है, ऐसे फोर्स के अंतर्गत जिसका x के साथ प्रोपोर्शनलिटी हो, इसमें कहा है F0 ही फोर्स है पूरे टाइम। ओके। तो मैं ये कह रहा हूं, देखो जैसे ये मैथमेटिका और मैपल से किया हुआ है ना। मैथमेटिक्स पेंडुलम देखें क्या है लिखा हुआ इसमें, ये देखें आप। आर्बिट्रेरी एम्पलीट्यूड मेथड देखें आप, ये सामने लिखा हुआ है, देखो यही तो आया था अपना इंटीग्रल अभी। ये सर। और इसको जब सॉल्व किया तो ये इंटीग्रल फंसा था, और इसको भी जब सॉल्व किया तो ये आया, ये रहा। ये आप इतनी बड़ी डिजिट्स हैं, देखो आप कितना बड़ा बड़ा लिखा हुआ। तो आप जितनी अच्छी प्रोग्रामिंग कर लो उतना अच्छा रिजल्ट मिल जाएगा। तो इसमें ये भी दिखाया है कि यही तो लिखवाया मैंने, ये 1/16 ही लिखवाया ना पहला, 11/3070, फिर इसका 173 737 280, ये दिख रहा है। हो गया ये रहा, ये रहा। हेलो सर। हाँ बेटा,
सर तो वो बॉल वाला क्वेश्चन था, जो दीवार के साथ टकराती है बॉल, तो उसमें जैसे बॉल को छोड़ते हैं, वो दीवार के साथ टकराने के बाद जब वो वापस जाती है तो उसी पोजीशन पे चली जाती है। सर आपने टाइम सेम ले लिया ना उसमें 5/2 रूट एल। हाँ, और इलास्टिक पोजीशन है तब तो कोई एनर्जी में बदलाव नहीं होगा। ऐसे होता है सर वैसे, मतलब स्पेंड हाँ, नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। ये देखो एग्जैक्ट मैंने अब डाल दिया इसको, ठीक है ना, इसको पीछे डाल देता हूँ। ठीक है, ज्यादा याद होगी नहीं। स्लाइड नंबर 60 कर दीजिए। ओके सर, थैंक यू। चलो बेटा, ओके, गुड नाइट। फिर सब लोग अपना पढ़ो, कल फिर मिलते हैं। थैंक यू सर। ओके ओके।